वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता लियाल। और अब दर्शकों को शो में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया जिसमें यूट्यूब शामिल है, एक्स और फेसबुक, हम यहाँ पर लाइव होते हैं और अपने सवाल आप हमें यहाँ लाइव के दौरान सोशल मीडिया कमेंट बॉक्स पर छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारे लाइव शोज़ भी देख सकते हैं, पुराने शोज़ भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहरहाल दर्शकों को शो से जोड़ने का वक्त आ गया है। पंकज मचपाल, MD ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और दर्शकों के सवालों में केशव रे का सवाल पंकज जी मैं सबसे पहले लूँगी, जो हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं और काफ़ी दिलचस्प टारगेट है इनका, 10 साल में 5 करोड़ का। अच्छा, इन्होंने और इनकी वाइफ ने दोनों ने अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया है, जहाँ पर फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, ICICI प्रू का मल्टी कैप, DSP स्मॉल कैप, ICICI प्रू का मल्टी कैप, कोटक का फ्लेक्सी कैप, DSP का मिड कैप और ICICI प्रू इक्विटी सेविंग्स इनके पास है। एडलवाइस का लार्ज कैप भी इन्हीं के पोर्टफोलियो में है। इन्होंने अपनी वाइफ की भी पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमसे साझा की है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, इनके पास है पोर्टफोलियो में 2 फंड्स हैं। तो इन दोनों मेरे ख्याल से फ़ोन लाइन पर नहीं है मेरे साथ, तो मुझे पता नहीं, लेकिन अज्यूम मैं यही कर रही हूँ कि दोनों के पोर्टफोलियो में से ये चाहते हैं कि 5 करोड़ का जो कॉर्पस है 10 साल में वो इनका खड़ा हो जाए। इनके फंड्स हम देखें उससे पहले, क्योंकि दर्शकों को निवेश के गुर भी सिखाने होते हैं, पति पत्नी जब भी अपने निवेश की कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो क्या उनके लिए ज़रूरी होता है अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं या दोनों? क्योंकि लक्ष्य अमूमन हम देखते हैं कि आपके कॉमन भी हो जाते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई और शादी हो गया। कई बार घर के लोन को चुकाने के लिए भी दोनों जो है बचत करते हैं, निवेश करते हैं। तो अब ऐसे में रणनीति क्या सही होती है पंकज जी? पति पत्नी के पास अलग अलग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? कविता, गुड इवनिंग। देखिए, जो सवाल आपने पूछा है ये बहुत ही दिलचस्प है। वजह यह है कि अगर हम ओल्ड स्कूल थॉट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पति पत्नी, क्योंकि दोनों कंबाइंड जो भी इनकम है उससे प्लानिंग करते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड इनकम की बात करते हैं। दोनों मिलकर एक गाड़ी खरीदते हैं, दोनों मिलकर घर खरीदते हैं और घर चलता है। लेकिन आजकल कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि पति पत्नी दोनों अर्निंग पर्सन्स हैं, तो वो चाहते हैं कि दोनों के अपने पोर्टफोलियो यानी कि कॉमन गोल के लिए अक्सर वो कुछ पैसे अलग रखते हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ कंट्रीब्यूट करें कॉमन एक्सपेंसेस के लिए और फिर अपना अपना पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें, ताकि दोनों के अपने अलग पोर्टफोलियोज हों और जो घर के कंबाइंड खर्चे हैं उनके लिए आपने कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से भी किया जाता है। तो ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं, बट इन जनरल देखा जाए तो क्योंकि घर की जो हाउस होल्ड इनकम है उससे आपको घर चलाना है, तो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग ही पैसों का हिसाब रखें। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो बनाने का एक कारण ये भी है टैक्स के एंगल से, यदि दोनों अर्निंग पर्सन्स हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर किस हिसाब से उनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उसके लिए भी अपनी इन्वेस्टमेंट में से अलग अलग इन्वेस्ट करना शायद सही रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्सन के इनकम से घर चलता है और दूसरे की इनकम जो होती है वो जाती है इन्वेस्टमेंट में। लेकिन यदि हम टैक्स के एंगल से बात करें तो दोनों ही अपनी इनकम में से यदि इन्वेस्ट करें तो शायद ये सही रहेगा। चलिए, केशव के पोर्टफोलियो पर आते हैं। अब बताइए किस तरह से इनके पोर्टफोलियो को आप छाटेंगे, किन किन फंड्स में से निकल जाना चाहिए? जी कविता, देखिए यहाँ पर 25,000 रुपीज केशव के पोर्टफोलियो से और 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनकी वाइफ के अकाउंट में। तो बेसिकली 35,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ पर स्कीम की बात करें, वैसे तो स्कीम सारी अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है वेल्थ क्रिएशन की, टारगेट भी काफी बढ़ा लिया हुआ है 10 साल में 5 करोड़। तो एक स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड, और ये स्कीम अच्छी है लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है। ये इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी है बेसिकली, जो कि मेजर जो एलोकेशन होता है वो यहाँ पर आर्बिट्राज में होता है। तो इस फंड से निकल जाने की मैं सलाह दूंगा, ये एक रहेगा। दूसरी एक स्कीम है इनके पास में DSP मिड कैप फंड, उस फंड की परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं कहूंगा कि उसमें इन्हें SIP कैंसिल करनी चाहिए, तो ये इनके लिए राय होगी। और बाकी मिड कैप में क्योंकि दूसरा फंड इन्हें ऐड करना चाहिए, तो उसके लिए
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ये ऐड कर सकते हैं। ये थोड़े से बदलाव की मेरी राय है। और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड मैंने बनाने के लिए कहा है, तो अलग से और फंड ऐड नहीं करना, फंड एक ही मिड कैप ऐड करें और दोनों का जो पैसा है उसी में इन्वेस्ट करें, ये सही रहेगा। साथ ही कविता एक चीज और है, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है लेकिन इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 35,000 रुपीज पर मंथ पर यदि हम कैलकुलेट करें 12% के CAGR में, तो करीब 78 लाख ही बन पा रहे हैं 10 इयर्स में। तो गैप बहुत बड़ा है। अगर हम 12% के हिसाब से बात करें तो करीब करीब 2.25 लाख रुपए इन्हें हर महीना इन्वेस्ट करना होगा इतनी बड़ी राशि इकट्ठा करने के लिए। तो बस ये राय है कि समय के साथ इन्वेस्टमेंट को अच्छा खासा बढ़ाना होगा ताकि अपना गोल अचीव कर सके, या फिर समय बढ़ाएं तो तब ये आसान हो जाता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। चलिए केशव, ये बदलाव आपको और साफ तौर से अपना निवेश, आपके जो निवेश की राशि है या तो उसको बढ़ाएं या तो अपनी निवेश की अवधि को बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं पंकज जी। ओम प्रकाश हैदराबाद से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार ओम प्रकाश, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, नमस्कार जी। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा। ओम प्रकाश, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप आपके पास है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, आईसीआईसीआई का एक और कोई फंड है आपके पास, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी है, इन्वेस्ट और एक और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप वो पिछले साल से ही कर रहे हैं शायद। ओके, 30 साल तक करना चाहते हैं, 8% तक आप स्टेप अप कर सकते हैं और कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा ये आपको जानना है और अपने निवेश को आप बढ़ाना भी चाहते हैं। और राइट, ये आपने जो 1 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये फंड्स आपने कहाँ से जोड़े हैं ओम प्रकाश? कहाँ से जोड़े बोलने का मतलब ऑनलाइन मैंने जो है। आपने खुद रिसर्च की है? ये रिसर्च मीन्स जो आपका प्रोग्राम आता है उसमें से जो है हमने सजेशन मानकर उससे वो हिसाब से। और राइट, चलिए धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा और चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है और कैसे निकला जाए। तो पंकज जी, फिलहाल ये जितने की SIP कर रहे हैं फंड्स, तो शायद आप इनको रेकमेंड कर ही देंगे, लेकिन एक अगर रफ कैलकुलेशन हम करें, अपनी ये SIP स्टेप अप भी करना चाहते हैं 30 साल तक, अगर ये इतना ही स्टेप अप करें इस राशि पर, तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे? लंबा समय है तो इसलिए राशि बहुत बड़ी बन जाएगी। 35,000 रुपीज पर मंथ की बात की है, 8% से स्टेप अप भी कर रहे हैं। अब क्या होगा, क्योंकि स्टेप अप कर रहे हैं तो 30 साल में, क्योंकि वो SIP का जो अमाउंट है वही काफी बड़ा हो जाएगा। आज 35 कर रहे हैं तो ईयर आफ्टर ईयर बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा, और क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा तो आप देखेंगे 12% के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है और 22 करोड़ रुपए 30 साल में इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनका जो टारगेट है वो शायद यहाँ पे आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई देता है। तो एक कविता सवाल एक और था, यहाँ पे 4 स्कीम की बात की गई है, पर स्कीम के नाम जो है ना वो 3 स्कीम है। एक स्कीम का नाम कुछ मिसिंग है, जो उन्होंने कहा है कि आईसीआईसीआई इंडिया ग्रोथ फंड, ऐसा कोई कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूरी है कि फंड्स पे क्लैरिटी हम लेकर आए। 22 करोड़ तो खैर ये इकट्ठा कर ही लेंगे, बशर्ते अगर ये सही फंड में अपने पैसे डाल रहे हो पंकज जी। आईसीआईसीआई इंडिया ग्रोथ का ये जो फंड का नाम है, ओम प्रकाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ये नाम गलत है सर, कौन सा फंड है आईसीआईसीआई का? इंडिया ग्रोथ फंड लास्ट 2 ईयर से है बनकर बोले थे, बैंक वालों ने सजेस्ट किया था वो। मैं शायद नहीं सुन पा रही हूँ। पंकज जी आपको इनकी आवाज आ रही है, आप सुन पाए हैं जवाब? नहीं, जवाब तो सुन पाया, लेकिन उनको भी खुद पता नहीं। ओम प्रकाश जी आप देखिए, नाम बाद में बता दीजिए, कोई बात नहीं। उसके अलावा जो 3 फंड्स हैं वो तीनों अच्छे फंड हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा फंड है, जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक अच्छा मिड कैप फंड है, बहुत पुराना फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। उसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है। तो तीनों फंड्स अच्छे हैं, लेकिन चौथा फंड जो आपने कहा आईसीआईसीआई ग्रोथ फंड, ऐसा कोई नाम नहीं है। आप देख लीजिए, मुझे उम्मीद है वो भी अच्छा होगा। आप दोबारा से बता देना तो कभी कविता जी फिर उसको ले लेंगी अपने इस शो में। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा है कि अमाउंट बढ़ाना है, उसके लिए ये तीनों फंड्स आपके पास अच्छे हैं। इन तीनों ही फंड्स में आप अमाउंट को बढ़ा लीजिए, नया कोई फंड ऐड करने की ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंटरनेशनल फंड भी मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में, उसके लिए मैं राय दूंगा कि एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड एक बेहतरीन इंटरनेशनल फंड है।
इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें, क्योंकि आपका नजरिया बहुत लंबा है। ऑल द बेस्ट ओम प्रकाश जी। अमनदीप सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अमनदीप जी। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके आपके पास अपने पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप है, कैनरा बैंक का ब्लू चिप है, मिरा एसेट इमर्जिंग, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निपॉन का स्मॉल कैप है, कैनरा बैंक का भी स्मॉल कैप है, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 है, पीजीआईएम ग्लोबल है, और आप सारी एसआईपीज़ जो हैं वो 20 तारीख को कर रहे हैं महीने की, और आप चाहते हैं कि ये 10 से पहले आप इसको जो है वो शिफ्ट करना चाहते, वो सही है या नहीं है, और ये कैसे करना होगा ये आप जानना चाह रहे हैं। आप 2018 से इन फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, तो केवल आपका सवाल अपनी एसआईपी की तारीखों को लेकर है, फंड्स को नहीं आप चेक करवाना चाहते हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए? फंड्स अगर मैम अगर सर फील करते हैं कि इफ देयर इज एनी चेंज रिक्वायर्ड, और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन ही था क्योंकि मैंने 20th के बाद ही है सारी, तो अगर मैं डेट चेंज करूं तो मेरे को ये था कि जैसी सैलरी है वो सब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो जाए। सही बात है। ओके ऑलराइट, सो पंकज जी कुछ सवाल मेरे अमनदीप के बिहाफ पर। तो सबसे पहले तो इतनी सारी एसआईपीज़ क्या एक ही दिन आपको कर लेनी चाहिए, या आपके पास इतने सारे फंड्स हैं और इतने फंड्स में आप एसआईपी कर रहे हैं तो इसको पूरे महीने बांट लेना चाहिए, अलग अलग तारीख क्यों ना रखी जाए? क्या एक ही तारीख पे सारी एसआईपी निवेश करना, एसआईपी के जरिए निवेश करना क्या सही रणनीति हो सकती है? हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं तुलना करना चाहूँ पूरे महीने में अगर फैलाया जाए और एक ही दिन में किया जाए तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप मिस कर सकते हैं शायद? कविता, ये एक्चुअली सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यदि हम इसको और ये करें कि अलग अलग डेट पे करें तो शायद उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि यदि डेली एसआईपी की जाए, वीकली की जाए या मंथली की जाए तो लॉन्ग टर्म में उसका फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है। तो इसके लिए यदि इन्वेस्टर चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसा अभी अमनदीप ने कहा कि क्योंकि सैलरी शुरुआत में आती है तो उनको एक कन्वीनियंट लगता है, तो यदि आप चीजों को सिंपल रखना चाहते हैं और आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका फर्क जो है वो कोई 2-5% का नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म में भी, तो हार्डली पॉइंट्स में फर्क आता है परसेंटेज में, तो ऐसे में अगर आपको सिंपल रखना है तो कोई बात नहीं है, आप एक ही डेट पर रख लीजिए, या फिर यदि चाहें भी तो 1 से 5 के बीच में भी आपके पास चॉइस है कि ऐसे करके आप 2 पार्ट में कर लीजिए तो भी ठीक है। तो ये तो सिंपल एक आंसर है इस चीज का कि कितनी बार, और अमनदीप ने क्योंकि कहा है कि उन्हें शुरुआत में ही करना है तो फिर यहाँ पे कोई बात भी नहीं होती है कि वो महीने में इसे स्प्रेड करें। दूसरी बात है इस बात को लेकर कि जो एसआईपी चल रही है डेट चेंज करने के लिए, तो सिंपल है, एग्जिस्टिंग एसआईपी को कैंसिल कीजिए और फ्रेश मैंडेट आप सबमिट कीजिए सेम फोलियोज में, तो फोलियो सेम रहेंगे, आप फोलियो नहीं मत क्रिएट करना, अदरवाइज एक एक स्कीम आपको 2-2 बार दिखाई देगी। सेम फोलियो में आप दोबारा से फ्रेश एसआईपी के मैंडेट आप रजिस्टर कर लीजिए तो ये डेट चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ये आप कर सकते हैं। और कविता में थोड़ा सा यहाँ पे हालांकि उन्होंने कहा बाद में कि अपनी राय दे दूं इन स्कीम्स के बारे में, तो एक बात कहूंगा, इनके पोर्टफोलियो में एक एक्सेस ब्लू चिप फंड है और मुझे उसकी जरूरत नहीं लग रही है उस फंड की, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे लार्ज कैप फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है, उस फंड की परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो उससे आप एग्जिट कर लें, वहां पर एसआईपी बंद कर लें। और साथ ही आपका जो मिड कैप में एक्सपोजर है ना वो बहुत कम है, एक फंड है आपके पास लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, उस फंड के जरिए थोड़ा एक्सपोजर है बट प्योर मिड कैप नहीं है, तो आप कोटक इमर्जिंग इक्विटीज या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन दोनों में से कोई भी एक मिड कैप फंड जरूर ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। ऑलराइट अमनदीप, ऑल द बेस्ट। जो सलाह आपको दी गई है उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे, लेकिन चलिए झटपट रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताइए, आपने आज दर्शकों के लिए कौन सा निवेश का गुरु मंत्र चुना है? कविता, देखिए अक्सर कहा जाता है कि ज्यादा रिस्क लेंगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा। देखिए ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न ज्यादा मिला तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिस्क आपका कम हो और रिटर्न्स बेहतर मिल पाए तो यहाँ पर इन्वेस्टर या जो फंड मैनेजर है उनकी एक्सपर्टीज है, उनका विजडम है। तो म्यूचुअल फंड्स में अक्सर देखा जाता है कि आप जब 2 स्कीम देखते हैं
तो कई बार आपको दिखाई देगा कि रिटर्न्स कम और ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादा रिटर्न पाने के लिए कितना रिस्क लिया गया है इसको जरूर देखें। सिर्फ रिटर्न ना देखें, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना जरूरी है। हालांकि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है या जंक्शन रेशो है, ये देख के आपको मालूम चल जाता है कि जो रिटर्न डिलीवर हुए हैं उस स्कीम के, उसके लिए कितना रिस्क लिया गया है। तो हमेशा रिस्क आपका एवरेज हो, कम हो और बेहतर रिटर्न्स आपको मिल पाए, ऐसा प्लानिंग आपको करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं यूट्यूब से संदीप का। और 50 लाख इनको कमाने हैं 8 साल में, और पूछ रहे हैं कि इस लक्ष्य के लिए इनको कितनी SIP हर महीना करनी होगी। बिल्कुल, देखिए अगेन 12% पे कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड तो नहीं होते हैं। तो हम अगर इक्विटी की बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो 12% के CAGR पर 8 इयर्स में 50 लाख के लिए मंथली 32,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। और यदि ये स्टेप अप मेथड ऑप्ट करते हैं कि शुरुआत में कम करें और फिर 10% का स्टेप अप रख लें, तो यहां पर 24,000 पर मंथ से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कविता, मैं स्कीम का नाम भी बता दूं क्या? जी बिल्कुल। तो यहां पर 8 इयर्स के हिसाब से मैं कुछ स्कीम्स सजेस्ट कर रहा हूं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो कि एक लार्ज कैप फंड है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये 8 इयर्स का जो हराइजन है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ स्कीम यहां पर सजेस्ट की है। राइट, चलिए आखिरी सवाल लेंगे अजय कुमार का। HDFC टॉप 100, HDFC का हाइब्रिड इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप, UTI फ्लेक्सी कैप इनके पास है। 18,000 की SIP चल रही है इनकी। और ये पूछ रहे हैं कि कितने ये फ़िलहाल 52 साल की इनकी उम्र है और 40 लाख चाहिए इन्हें 2030 तक। तो क्या इस निवेश से, इस राशि से मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि 17 लाख रुपए ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं और 18,000 की SIP चल रही है, तो अगेन 12% के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, तो करीब 61 लाख रुपए इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यदि रिटर्न थोड़े कम भी हुए तो भी इनका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से अच्छी प्लानिंग की हुई है। और स्कीम्स की बात करें, थोड़ा सा बदलाव मैं सजेस्ट करूंगा। एक UTI फ्लेक्सी कैप फंड जो है वहां से निकल जाएं तो बेहतर होगा, और उसकी जगह पर एक मिड कैप फंड ऐड कर लें। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड या अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इनमें से कोई फंड ये रख सकते हैं। बाकी सभी स्कीम्स इनके पोर्टफोलियो में अच्छी हैं। कार्तिक भरारी का सवाल मैं लूंगी। और इन्होंने 15 साल के लिए निवेश करने की रणनीति अपनाई है पंकज जी। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा मिड कैप, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, क्वांट का स्मॉल कैप है इनके पोर्टफोलियो में। और पूछ रहे हैं कि किस तरह से 3 महीने हालांकि अभी हुए हैं इन्वेस्टमेंट शुरू किए हुए, तो क्या कोई बदलाव की ज़रूरत है फंड मिक्स में? कविता, इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह का निवेश है। और साथ ही देखेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए इंटरनेशनल इक्विटीज में भी इनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो बिल्कुल बदलाव की जरूरत नहीं है। और 15 साल में अगेन 12% पर 71 लाख करीब इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं 15,000 की जो SIP कर रहे हैं उसके जरिए। और मैं कहूंगा कि लंबा वक्त है, 10% से स्टेप अप और करें तो आपके पास करीब 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो बस ऑल द बेस्ट टू यू। राइट, चलिए इसी के साथ पंकज जी शो को भी यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनका मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल में। और अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर भी हम लाइव होते हैं। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए। एक्स पर, फेसबुक पर भी हम लाइव जाते हैं। और इनफैक्ट यूट्यूब पर तो आप हमारे लाइव के साथ साथ पुराने शोज़ भी देख पाएंगे। तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करें और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।